नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 1291 चुपके से हमला भाग 1। जब इवान ने अवशोषण के आदिम रून के साथ अपने प्रयोगों को पूरा कर लिया तो अनास्तासिया ड्राड्स की बंद दुनिया से निकलकर स्टार सिटी की ओर चल पड़ी। अपनी अविश्वसनीय गति से वह आधे घंटे से भी कम समय में स्टार सिटी पहुंच गई। पहुंचने पर वह लियोपोल्ड से मिलने के लिए ब्लड मून नीलामी घर पहुंची। उसने उस पर जो गुलाम का निशान छोड़ा था उसका उपयोग करके उसने उसे अपने आगमन की सूचना दी। जब तक वह नीलामी घर पहुंची तब तक पिशाच पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रहा था। अपनी छाया शक्ति का उपयोग करके अनास्तासिया ने खुद को लियोपोल्ड को छोड़कर सभी के लिए अदृश्य बना लिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह अवांछित ध्यान आकर्षित न करे। जब लियोपोल्ड ने उसे देखा तो वह तुरंत उसे नीलामी घर के अंदर ले गया। एक बार जब वे अंदर पहुंच गए तो अनास्तासिया ने बिना समय बर्बाद किए उसे इवान की जरूरत की 6 वस्तुओं में से किसी पर भी नजर रखने का निर्देश दिया। लियोपोल्ड उस समय दंग रह गया जब उसने अनास्तासिया द्वारा चाही गई वस्तुओं के नाम सुने और उसे पसीने छूटने लगे। रैंक 5 कोर इवॉल्वर के रूप में वह उन वस्तुओं के मूल्य से पूरी तरह वाकिफ था जिनका वर्णन उसने किया था। अपने व्यापक व्यावसायिक संबंधों के बावजूद उसे उनमें से किसी को भी खोजने का कोई भरोसा नहीं था। हालांकि वह अनास्तासिया को बताना चाहता था कि उनमें से किसी भी वस्तु को पाना लगभग असंभव था, लेकिन वह उसके क्रोध के डर से खुद को रोक लेता। इसके बजाय वह एक डरपोक लड़की की तरह सिर हिलाता रहा और चुप रहा। स्वाभाविक रूप से समझदार अनास्तासिया ने उसके हाव भाव को देखा और आसानी से अनुमान लगा लिया कि वह क्या सोच रहा था। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह वस्तुओं की दुर्लभता से अच्छी तरह वाकिफ थी और जानती थी कि उसके द्वारा उन्हें खोजने की संभावना बेहद कम थी। फिर भी वह चाहती थी कि वह किसी भी स्थिति में सतर्क रहे। हालांकि उसके आने का मुख्य कारण वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना था। एल्वेनशाइन साम्राज्य में स्थिति क्या है? क्या वहाँ कुछ असामान्य हो रहा है? उसने पूछा। उसका स्वर शांत लेकिन गंभीर था। उसने एल्वेनशाइन साम्राज्य के बारे में पूछताछ की क्योंकि वह नहीं भूली थी कि इवान ने उसे एलिसिया के बारे में क्या बताया था। जीवन के वृक्ष के साथ उसके संबंध और पृथ्वी पर उसके प्रेत को बुलाने के कारण इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि एलिस्ट्रिया वास्तविक जीवन के वृक्ष का उपयोग करके उसके स्थान को ट्रैक कर सकती थी। भले ही सटीक स्थान छिपा रहे, लेकिन एलिस्ट्रिया के लिए अनुमानित क्षेत्र को इंगित करना मुश्किल नहीं होगा, अर्थात डार्क फॉरेस्ट। चूंकि एलिस्ट्रिया किसी भी समय डार्क फॉरेस्ट में प्रकट हो सकती थी, इसलिए अनास्तासिया को तैयार रहने की आवश्यकता थी। लियोपोल्ड उसके सवाल से हैरान था, लेकिन ये पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया कि वह एल्वेनशाइन साम्राज्य में क्यों रुचि रखती है। इसके बजाय उसने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। हाल ही में एल्वेनशाइन साम्राज्य में कुछ बदलाव हुए हैं, उसने शुरू किया। एल्वेनशाइन साम्राज्य की राजधानी में ब्लड मून ऑक्शन हाउस के शाखा प्रबंधक के अनुसार एल्व्स के उच्च अधिकारी किसी की तलाश कर रहे हैं। अफवाह है कि यह खोज आदेश सीधे महारानी एलिस्ट्रिया से आया है। हालांकि वे सावधानी से काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के बड़े पैमाने पर होने वाले आंदोलनों को यूटोपिया के प्रमुख गुटों से पूरी तरह से छिपाया नहीं जा सकता। अनास्तासिया इस रहस्योद्घाटन से आश्चर्यचकित नहीं हुई। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि एक क्रूर महिला एलिसिया की तलाश शुरू कर देगी। वह महिला कुछ नहीं बल्कि परेशानियों का एक चलता फिरता थैला है। अनास्तासिया ने एक और सवाल पूछने से पहले अपनी सांस रोककर कहा, क्या आप जानते हैं कि वे किसकी तलाश कर रहे हैं? लियोपोल्ड ने अपना सिर हिलाया। ऑपरेशन एल्विन उच्च अधिकारियों द्वारा संचालित किया जा रहा है और उन्होंने विवरणों को कड़ाई से संरक्षित रखा है। ये कहना मुश्किल है कि उनका लक्ष्य कौन हो सकता है। अनास्तासिया ने जानकारी को आत्मसात करते हुए सिर हिलाया। कुछ और सवाल पूछने के बाद उसने इवान की ज़रूरत की 6 चीज़ों पर नज़र रखने के अपने निर्देशों को दोहराया और फिर स्टार सिटी छोड़ दी। स्टार सिटी छोड़ने के बाद ड्राड्स की बंद दुनिया में सीधे लौटने के बजाय वह कई अन्य जगहों पर गई और एल्वेनशाइन साम्राज्य के भीतर की गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी एकत्र की। लगभग 1.5 दिन के बाद उसने ड्राड्स की बंद दुनिया में वापस अपनी यात्रा शुरू की। वह गहरे विचारों में डूबी हुई दिखाई दी, मानो किसी महत्वपूर्ण बात पर विचार कर रही हो। जैसे ही वह बंद दुनिया के पास पहुंची, उसने एक गहरी सांस ली और आखिरकार जो कुछ भी उसे परेशान कर रहा था उसके बारे में अपना मन बना लिया। बंद दुनिया में प्रवेश करने पर वह सीधे प्रशिक्षण कक्ष की ओर चली गई जहां इवान था। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंची, उसने भीतर से शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस किया जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। वह वास्तव में सिर्फ 1.5 दिन में रैंक 3 के शिखर पर पहुंच गया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, वास्तव में चौंक गई। हालांकि उसने पहले जब इवान ने इसका इस्तेमाल किया था तब उसने रून ऑफ एब्जॉर्प्शन की शक्ति महसूस की थी, लेकिन वह आश्चर्यचकित थी कि वह कितनी जल्दी रैंक 3 के शिखर पर पहुंच गया था। कुछ मिनट बाद ऊर्जा उतार चढ़ाव कम हो गया और अनास्तासिया प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश कर गई। उसकी नज़र इवान पर पड़ी, जिसने अभी अभी अपनी सफलता पूरी की थी।
इवान अनास्तासिया को देखकर उतना ही आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने उससे कहा था कि वह 3 या 4 दिनों के लिए चली जाएगी। फिर भी वह यहाँ थी, 2 से भी कम समय में वापस आ गई। इससे पहले कि वह उससे कुछ पूछ पाता, अनास्तासिया एक भूत की तरह उसके सामने आ गई और उसे कसकर गले लगा लिया। इवान चौंक गया और सहज रूप से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन अपनी नई ताकत के साथ भी वह अनास्तासिया का मुकाबला नहीं कर सका। एक चंचल लेकिन दबंग बदमाश की तरह उसने उसे कसकर गले लगाया, अपना चेहरा उसके चेहरे पर रगड़ा और उसके चारों ओर घूमते हुए उसे चूमते हुए इस कृत्य को दोहराती रही। भयभीत इवान को पूरी तरह से अपमानित महसूस हुआ। भागने की उसकी बेताब इच्छा के बावजूद वह ऐसा करने में असमर्थ था और केवल उसकी हरकतों को सहन कर सकता था। लगभग 5 मिनट के बाद अनास्तासिया आखिरकार रुक गई। उसने खुद को सूंघा, स्पष्ट संतुष्टि में सिर हिलाया और इवान की ओर देखने के लिए मुड़ी, जो अब जमीन पर पड़ा था, उसे डर से घूर रहा था। उसने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी, लेकिन प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकलते समय कुछ नहीं कहा। बिना किसी देरी के जाने के बाद अनास्तासिया ने एशले की तलाश की। उससे एक टेलीपोर्टेशन टोकन प्राप्त करने के बाद वह बंद दुनिया में टेलीपोर्टेशन बिल्डिंग की ओर चली गई। टेलीपोर्टेशन बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद उसने एक ऐसी संरचना चुनी जो यूटोपिया के उत्तरी क्षेत्र की ओर जाती थी और उसे सक्रिय कर दिया। टेलीपोर्टेशन संरचना चमकीली चांदी की रोशनी से चमक उठी और एक पल में अनास्तासिया ड्रार्ड्स की बंद दुनिया से गायब हो गई। टेलीपोर्टेशन संरचना के माध्यम से ड्रार्ड्स की बंद दुनिया को छोड़कर अनास्तासिया यूटोपिया के उत्तरी क्षेत्र में दिखाई दी। जिस स्थान पर उसे टेलीपोर्ट किया गया था वह वही स्थान था जहां इवान यूटोपिया की निषिद्ध भूमि के लिए रवाना होने पर पहुंचा था। टेलीपोर्टेशन संरचना से बाहर निकलते हुए अनास्तासिया आकाश में चढ़ गई। उसकी निगाह नीचे के विशाल जंगल पर घूम रही थी। जैसे ही वह हर दिशा में मुड़ी, उसे एक ही दृश्य दिखाई दिया, क्षितिज तक फैली हरियाली का एक अंतहीन विस्तार। ये जगह अभी भी उतनी ही हरियाली से भरी हुई है जितनी पहले थी, अनास्तासिया ने खुद से कहा। उसकी आवाज़ में पुरानी यादों का स्वर था। अपनी नज़रें घुमाते हुए उसने फ्रैगाइल लैंड के विपरीत दिशा में देखा, वह शहर जहां इवान ने फॉरबिडन लैंड में प्रवेश करने से पहले कदम रखा था। आज का मौसम एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए एकदम सही है, उसने धीरे से कहा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह काली रोशनी की एक लकीर की तरह आगे बढ़ी। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसके आसपास का वातावरण धुंधला हो गया। उसके नीचे का परिदृश्य तेजी से बदल गया और आधे घंटे से भी कम समय में वह जंगल के किनारे पहुंच गई। वहां एक बड़ा शहर दिखाई दिया। एल्व्स इधर उधर भाग रहे थे, शहर के द्वारों में प्रवेश कर रहे थे और बाहर निकल रहे थे। हालांकि उनमें अन्य जातियों के व्यक्ति भी देखे जा सकते थे, फिर भी निस्संदेह एल्व्स बहुसंख्यक थे। अनास्तासिया ने शहर पर एक क्षणिक नज़र डाली, लेकिन आगे कोई ध्यान नहीं दिया। बिना गति कम किए अपने रास्ते पर चलती रही। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसे कुछ उड़ने वाले राक्षसों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उस पर हमला करने की हिम्मत की। हालांकि बिना किसी अपवाद के वे उस समय रक्त के धुंध के बादलों में सिमट गए जब वे उसके बहुत करीब गए। एक के बाद एक शहर उसके नीचे से गुजरे, उनकी चहल पहल भरी सड़कें और चौकस पहरेदार उसकी यात्रा को प्रभावित करने में असमर्थ थे। कई घंटों बाद वह एक ऐसे शहर में पहुंची जहां से वह पहले गुजरी अन्य सभी शहरों से अलग थी। ये शहर अपनी समृद्धि के लिए सबसे अलग था, बाकी सभी से कहीं ज्यादा। सड़कें लोगों से भरी हुई थीं और यातायात का प्रवाह निरंतर था। शहर में जीवन शक्ति का संचार हो रहा था, इसकी जीवंतता दूर से भी महसूस की जा सकती थी। उसकी नज़र शहर के केंद्र पर गई, जहां केंद्रीय जिले के बीचों बीच एक विशाल हरा भरा पेड़ खड़ा था। आसमान में हजारों मीटर तक फैला ये पेड़ जीवन की एक अद्वितीय आभा बिखेर रहा था। पूरा शहर पेड़ से निकलने वाली सुरक्षात्मक हरी धुंध में लिपटा हुआ था। जैसे ही शहर के निवासियों ने सांस ली, हरी धुंध उनके शरीर में प्रवाहित हुई, उन्हें फिर से जीवंत कर दिया और उनकी जीवन शक्ति को बहाल कर दिया। अपनी यात्रा में मिले अन्य शहरों के विपरीत अनास्तासिया तुरंत इस शहर में नहीं पहुंची। इसके बजाय वह शहर के द्वारों के पास पहुंचने से पहले अपनी उपस्थिति को बदलते हुए शान से जमीन पर उतरी। जैसे ही वह प्रवेश द्वार के पास पहुंची, उसने अपनी शक्तियों को सक्रिय किया, खुद को एक फीकी काली आभा में लपेट लिया। ये सुरक्षात्मक परत सूक्ष्म रूप से चमक रही थी, जो उसके आसपास के वातावरण के साथ सहज रूप से घुल मिल गई थी। जब वह शहर में प्रवेश करने के लिए दहलीज पार कर गई, तो हरी धुंध थोड़ी देर के लिए लहराई, जैसे कि उसकी उपस्थिति के जवाब में। हालांकि ये गड़बड़ी मामूली थी और किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अनास्तासिया ने एक पल के लिए इस घटना को देखा, उसके होंठ आगे बढ़ने से पहले एक फीकी, जानकार मुस्कान में बदल गए। भीड़ के साथ घुल मिलकर वह हलचल भरी सड़कों पर चली गई। फिर अपनी ऊर्जा में एक सूक्ष्म बदलाव के साथ वह हवा में गायब हो गई। उसके आसपास किसी ने भी उसे नहीं देखा। कुछ क्षण बाद वह शहर के केंद्र में स्थित भव्य महल के सामने फिर से प्रकट हुई। उसकी नज़र महल के मैदान पर मंडराते हुए ऊंचे पेड़ पर गई, जिसकी शाखाएं जीवन पत्तियों से लदी हुई थीं।
बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी आत्मा प्रतिध्वनि कौशल को सक्रिय किया। तुरंत उसकी शक्ति नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई और उसे ढकने वाली धुंधली काली आभा और भी अधिक स्पष्ट हो गई, जिससे वह पूरी तरह से अदृश्य हो गई। अपने छिपने में आश्वस्त अनास्तासिया आगे बढ़ी और महल में प्रवेश किया। प्रवेश द्वार पर तैनात 2 रैंक 4 गार्ड गतिहीन खड़े थे। जब वह उनके पास से गुजरी तो उसकी उपस्थिति से पूरी तरह अनजान थे। जैसे ही वह महल के अंदर गई, उसका सामना कई गार्ड और उच्च पदस्थ अधिकारियों से हुआ। फिर भी उनमें से किसी ने भी उसे नहीं देखा, क्योंकि वह लगातार विशाल पेड़ की ओर बढ़ रही थी। वह महल में जितनी गहराई तक गई, वहां उतने ही कम गार्ड थे। हालांकि उसकी बढ़ी हुई इंद्रियों ने उसे पूरे क्षेत्र में रणनीतिक रूप से तैनात कई छिपे हुए गार्डों का पता लगाने की अनुमति दी। ये छिपे हुए गार्ड स्पष्ट रूप से उन अन्य लोगों की तुलना में उच्च रैंक के थे जिनका उसने पहले सामना किया था। उनमें से कई रैंक 4 को रिवॉल्वर्स थे और वह रैंक 5 व्यक्ति की उपस्थिति को थोड़ा बहुत महसूस कर सकती थी। उनकी ताकत के बावजूद अनास्तासिया को कोई चिंता नहीं हुई। वह आसानी से उनके पास से गुजर गई, यहाँ तक कि कभी कभी ये देखने के लिए रुकती भी थी कि उनके पास कोई कीमती चीज़ है या नहीं। उसे निराशा हुई, उसकी खोज में कोई दिलचस्प चीज़ नहीं मिली। एक पल के लिए उसने उनके स्टोरेज रिंग्स लेने के बारे में सोचा। हालांकि उसने जल्दी से इस विचार को खारिज कर दिया, खुद को याद दिलाते हुए कि वह यहाँ एक पुराने दोस्त से मिलने आई थी। उस दोस्त के अधीनस्थों को लूटना शायद ही एक सम्मानजनक इशारा होगा। मेरे दोस्त के अधीन लोगों को लूटना अच्छा नहीं होगा, उसने खुद से सोचा जब वह आखिरकार उस आंगन के प्रवेश द्वार पर पहुंची जहां विशाल पेड़ था। 2 कल्पित बौने, दोनों रैंक 5 आंगन के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे थे। वे अधिकार और सतर्कता की भावना प्रकट कर रहे थे, हालांकि उनकी कठोर मुद्राओं से ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी से कर्ज चुकाने का इंतजार कर रहे हों। अनास्तासिया ने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और आंगन में चली गई। दोनों पहरेदार बेखबर रहे, उनके हाव भाव अपरिवर्तित रहे, जैसे कि वे काल्पनिक देनदारों की प्रतीक्षा कर रहे मूर्तियां हों। जैसे ही अनास्तासिया ने आंगन में प्रवेश किया, समृद्ध जीवनदायी ऊर्जा की एक लहर ने उसे घेर लिया। यह अनुभूति इतनी गहरी थी कि भले ही वह बिना किसी चोट के और अपनी चरम जीवन शक्ति पर थी, उसने महसूस किया कि उसका शरीर आराम और तरोताजा हो गया है। एक गहरी सांस लेते हुए उसने आंगन के केंद्र पर अपना ध्यान केंद्रित करने से पहले थोड़ी देर के लिए खुद को इस अनुभूति का आनंद लेने दिया। वहां जीवन के विशाल वृक्ष के नीचे एक योगिनी महिला बैठी थी। वह निस्संदेह एलिस्ट्रिया थी। इस समय महिला पेड़ के खिलाफ आलसी ढंग से झुकी हुई थी, उसके हाथ उसके सिर के पीछे मुड़े हुए थे। उसकी शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति और सुरुचिपूर्ण मुद्रा ने उसे एक शांत, सोई हुई सुंदरता का रूप दिया। अनास्तासिया ने अपने सामने के दृश्य को मनोरंजन और अविश्वास के मिश्रण के साथ देखा। अपने मन में वह जानती थी कि एलिस्ट्राया एक ढीठ, मांसपेशियों वाली महिला है, फिर भी वह यहाँ थी, शांत और मनमोहक दिख रही थी। तुम्हारे घर में चोर घुस आया है और तुम बस झपकी ले रही हो, अनास्तासिया ने झल्लाहट में सिर हिलाते हुए मन ही मन सोचा। उसकी नज़र जीवन के पेड़ से लटके 5 सुनहरे फलों पर गई। फल हल्के से चमक रहे थे, अपार शक्ति और जीवन शक्ति बिखेर रहे थे, जिससे अनास्तासिया का ध्यान उनकी ओर गया। उसके होठों पर शरारती मुस्कान फैलने से पहले उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं अपने दोस्त के अधीनस्थों को नहीं लूटूंगी, उसने चुपचाप सोचा। लेकिन किसी ने कभी नहीं कहा कि मैं अपने दोस्त को नहीं लूट सकती। एक कुशल चोर की तरह अनास्तासिया जीवन के पेड़ की ओर रेंगती हुई चली गई। सो रही एलिस्ट्रिया से कुछ मीटर की दूरी पर रुक गई। उसे सचेत किए बिना वह तेजी से पेड़ पर चढ़ गई। उसकी हरकतें छाया की तरह तरल थीं। कुछ ही सेकंड में वह कुछ 100 मीटर ऊपर चढ़ गई और एक मोटी शाखा के सामने रुक गई। शाखा हरे भरे पत्तों से जीवंत थी, जो एक समृद्ध जीवन शक्ति बिखेर रही थी। हालांकि अनास्तासिया का पूरा ध्यान शाखा से लटके हुए एक सुनहरे फल पर था, जो नाशपाती के आकार का था और एक हल्की अलौकिक चमक के साथ चमक रहा था। अनास्तासिया ने एलिस्ट्रिया की ओर देखा। उसे अभी भी शांति से सोते हुए देखकर उसने सीधे फल को छूने से परहेज किया। इसके बजाय उसने एक उंगली आगे बढ़ाई, जिससे काली ऊर्जा की एक पतली किरण निकली। ऊर्जा रेखा आगे बढ़ी, जिससे फल का तना साफ साफ कट गया। सुनहरा फल शाखा से अलग हो गया और जमीन की ओर नीचे गिरने लगा। जैसे ही फल नीचे गिरा, अनास्तासिया उल्लेखनीय गति से पेड़ से नीचे उतरी और फल के नीचे आते ही जमीन पर पहुंच गई। जिस क्षण फल अपनी शाखा से टूटकर गिरने लगा, एलिस्ट्रिया अपनी नींद से जाग गई। उसने अपनी आंखें खोलीं और नीचे गिरते हुए फल को देखा। उसका भाव क्षण भर के लिए भ्रमित हो गया, क्योंकि अभी फल के पकने का समय नहीं था, इसलिए उसका अचानक गिरना उसे हैरान कर गया। उसने उसे पकड़ने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसे धीरे से जमीन पर गिरने दिया। इस असामान्यता से चकित होकर एलिस्ट्रिया ने अपना हाथ फल की ओर बढ़ाया, उसे खींचकर उसके असमय गिरने का कारण जानना चाहती थी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि फल नहीं हिला। चाहे उसने कितना भी दूरगामी बल लगाया हो, वह अपनी जगह पर स्थिर रहा। एलिस्ट्रिया की भौहें आश्चर्य में सिकुड़ गईं।
अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करते हुए उसने उस क्षेत्र की जांच की और ऊर्जा की एक पतली काली रेखा की खोज की, इतनी महीन कि यह एक बाल से भी 1000 गुना पतली थी, जो फल को जमीन से बांध रही थी। अजीब घटना के कारण उत्सुक होकर वह खड़ी हुई और फल के पास पहुंची। उसने फल को ध्यान से देखा और उसे उठाने के लिए नीचे झुकी। हालांकि जैसे ही वह इसे और करीब से देखने के लिए नीचे झुकी, उसके अंदर खतरे की एक भयावह भावना दौड़ गई। उसके शरीर के हर बाल खड़े हो गए और उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे प्रतिक्रिया करने के लिए चिल्लाया। लेकिन दुर्भाग्य से, इससे पहले कि वह मुड़ पाती, उसके पीछे एक दुर्भावनापूर्ण हंसी गूंजी, जिसने उसे वहीं जमने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। अनास्तासिया, जो सही पल का इंतजार कर रही थी, एक दुष्ट मुस्कान के साथ उसके पीछे प्रकट हुई। उसकी नज़र शरारती ढंग से एलिस्ट्रिया के गोल, उभरे हुए नितंबों पर टिकी हुई थी। एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी की तरह, जो गोल करने के लिए निशाना साध रहा था, उसने एक शक्तिशाली किक मारी। जैसे ही उसका पैर संपर्क में आने वाला था, ऊर्जा की एक हरी ढाल एलिस्ट्रिया के शरीर के चारों ओर प्रकट हुई। हालांकि जल्दबाजी में बुलाई गई ढाल प्रभाव के कारण नाजुक कांच की तरह टूट गई और अगले ही पल, तुमने चालाकी से काटा, एलिस्ट्रिया चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ में क्रोध और सदमे का मिश्रण था। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, अनास्तासिया की किक की ताकत ने उसे मिसाइल की तरह आसमान में उछाल दिया और वह क्षितिज में गायब हो गई, एक प्रकाश की किरण जो एक शूटिंग स्टार की तरह थी। अपनी सस्ती दोस्त को दूर उड़ते हुए देखकर अनास्तासिया हंसी से दोहरी हो गई। उसकी खुशी एक विजयी सड़क ठग की तरह गूंज रही थी। अपनी आंख के कोने से आंसू पोंछते हुए उसने सुनहरे फल को उठाया और उसे अपनी अंगूठी में रख लिया। जीवन के पेड़ की ओर देखते हुए उसकी आंखें शेष 4 सुनहरे फलों पर टिकी रहीं। वह झिझकी, अपनी उंगलियां थोड़ी हिलाई, फिर अपना सिर हिलाया। चलो, बहुत लालची न बने। अगर मैं उन सभी को ले लूंगी तो वह मांसल सिर वाला जानवर पूरे यूटोपिया को उलट पुलट कर देगा, उसने खुद से कहा। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन मनोरंजक थी। खुद को जमीन पर गिराते हुए अनास्तासिया ठीक उसी स्थिति में पेड़ के सहारे झुक गई, जिस स्थिति में कुछ क्षण पहले एलिस्ट्रिया बैठी थी। उसका भाव शांत और संयमित था। एलिस्ट्रिया के पहले के गुस्से ने आंगन के बाहर तैनात 2 रैंक 5 गार्डों को सतर्क कर दिया था। वे अंदर भागे, उनके भाव गंभीर थे। हालांकि अनास्तासिया को जीवन के पेड़ के सामने आराम से लेटे हुए देखकर उनके दिल बैठ गए। प्रांगण में चारों ओर नज़र घुमाने पर भी उन्हें एलिस्ट्रिया कहीं नजर नहीं आए और उनके दिलों में भय की भावना घर कर गई, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गार्ड, दोनों रैंक 5 कोर रिवॉल्वर्स, एलिस्ट्रिया की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे। अपनी खुद की काफ़ी ताकत के बावजूद वे जानते थे कि वे उसके एक भी वार का सामना नहीं कर सकते। और उसके जैसे दुर्जय व्यक्ति का अचानक गायब होना, साथ ही जीवन के पेड़ के नीचे बैठी एक अनजान महिला की मौजूदगी मुसीबत का सबब बन गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने संचार क्रिस्टल वापस ले लिए और तत्काल संकट संकेत भेजे। कुछ ही क्षणों में शक्तिशाली आभा महल में फैल गई, जो आंगन में समा गई। बढ़ती अराजकता से पूरी तरह बेपरवाह अनास्तासिया एक चिंतनशील भाव के साथ आकाश को देखती रही। पहले ही 5 सेकंड हो चुके हैं, उसे अब किसी भी क्षण वापस आ जाना चाहिए, उसने अपने सिर में चुपचाप गिनती करते हुए कहा। एलिस्ट्रिया के लौटने से पहले कई रैंक 5 और 2 रैंक 6 कोर रिवॉल्वर्स आंगन में आ गए। उनमें से एक बुजुर्ग एल्फ था जो लगभग 80 या 90 साल का लग रहा था, जो पीक रैंक 6 कोर रिवॉल्वर की आभा छोड़ रहा था। उसके बगल में लंबे सुनहरे बालों वाली एक आकर्षक महिला खड़ी थी। उसकी आभा एक मध्यम स्तर के रैंक 6 कोर रिवॉल्वर की शक्ति को विकीर्ण कर रही थी। वह रानी विवियन थी, जो एल्फ साम्राज्य की वर्तमान शासक थी। चूंकि एलिस्ट्रिया ने कभी प्रशासनिक मामलों की परवाह नहीं की, इसलिए विवियन ने राज्य के प्रबंधन की जिम्मेदारी ले ली थी। इतने शक्तिशाली व्यक्तियों से घिरे होने के बावजूद अनास्तासिया बेफिक्र रही। उसकी निगाहें आसमान पर टिकी रहीं, उसका व्यवहार उदासीन रहा। विवियन ने अनास्तासिया को ध्यान से देखा। उसकी याददाश्त में एक अस्पष्ट परिचितता की भावना उभरी, हालांकि वह ये नहीं बता पाई कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था। इस बीच उसके बगल में बैठा बुजुर्ग एल्फ अनास्तासिया को बड़ी आंखों से देख रहा था। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, जैसे कि उसे पहचान रहा हो। तुम कौन हो? विवियन ने गंभीर स्वर में पूछा। अनास्तासिया ने कोई जवाब नहीं दिया, उसका ध्यान अभी भी कहीं और था। जैसे ही विवियन ने अपना सवाल दोहराने की तैयारी की, अनास्तासिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह आ रही है, उसने धीरे से कहा। उसके स्वर में मनोरंजन की झलक थी। अगले ही पल धमाका, एक जोरदार धमाका हुआ, जब सुनहरे बालों वाली एक महिला इतनी जोर से आंगन में उतरी कि उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई। उसकी उग्र निगाह अनास्तासिया पर ऐसे टिकी हुई थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर निशाना साध रहा हो। तुम धूर्त कुतिया, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम इस तरह की घटिया चाल का इस्तेमाल करके हमला करो? एलिस्ट्राया का आक्रोशपूर्ण हमला बीच में ही रुक गया, क्योंकि अनास्तासिया ने एक रिकॉर्डिंग क्रिस्टल निकाला और उसे सक्रिय कर दिया। क्रिस्टल ने पहले वाला दृश्य दिखाया। एलिस्ट्राया सुनहरे फल को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन वह जिद्दी होकर जमीन पर चिपक गया। एलिस्ट्राया की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि आगे क्या होने वाला है। उसकी नज़र विवियन और अन्य लोगों पर पड़ी, जो भी अपने चेहरे पर उत्सुकता भरी नज़रों से रिकॉर्डिंग देख रहे थे। जब एलिस्ट्रिया ने ये देखा तो उसका चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गया, और उसने अनास्तासिया को घूर कर देखा। उसके हाव भाव से पूरी तरह अविश्वास झलक रहा था। अनास्तासिया अपनी सस्ती दोस्त की प्रतिक्रिया का पूरा आनंद लेते हुए चंचलता से मुस्कुराए। मांसपेशी सिर, उसने मजाक करते हुए कहा, क्या हम इस खूबसूरत दृश्य को पूरे यूटोपिया में प्रसारित करें? मुझे यकीन है कि हर कोई इसे देखना पसंद करेगा। जब उसने अनास्तासिया के शब्दों को सुना कि वह पूरे दृश्य को यूटोपिया में प्रसारित करना चाहती है, तो एलिस्ट्रिया स्पष्ट रूप से घबरा गई और उसकी निगाहें जहरीली हो गईं। अनास्तासिया को ऐसे घूरने लगी जैसे कोई सांप हमला करने की तैयारी कर रहा हो। इस समय एलिस्ट्रिया ने वास्तव में चाहा कि वह आकाश की कुछ क्षमताओं को उधार लेकर बेशर्म छाया ड्रैगन को जहर देकर मार सके। ये देखते हुए कि दृश्य अभी भी चल रहा था और वह उस हिस्से तक पहुंचने वाला था जहां अनास्तासिया का पैर उसके पिछले हिस्से से टकराता है, एलिस्ट्रिया ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ की एक लहर के साथ विवियन और अन्य लोगों को संबोधित किया। आप सभी चले जाएं, उसने आदेश दिया। उसका स्वर शांत था, लेकिन एक शक्तिशाली बल से भरा हुआ था जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता था। ऊर्जा की एक लहर ने समूह को घेर लिया, उन्हें आंगन से बाहर निकाल दिया। अनास्तासिया ने अचानक बर्खास्तगी पर निराशा में अपनी जीभ चटकाए। उसने रिकॉर्डिंग क्रिस्टल को निष्क्रिय कर दिया, अपनी मास्टरपीस को दर्शकों के साथ साझा करने के बर्बाद अवसर के बारे में अपनी सांसों में बड़बड़ाते हुए। एलिस्ट्रिया ने अनास्तासिया के चेहरे पर असंतोष के भाव को देखा, जिसने उसके गुस्से को और बढ़ाने का काम किया। क्या तुम्हें मुझ पर हमला करने के लिए इस तरह की घटिया चाल का इस्तेमाल करने में कोई शर्म नहीं आती? एलिस्ट्रिया ने झल्लाते हुए कहा, उसकी आवाज़ में जलन थी। अनास्तासिया ने बेपरवाही से रिकॉर्डिंग क्रिस्टल को दूर रख दिया और कंधे उचका दिए। शर्म? मुझे शर्म क्यों आएगी? मैं सीधे टकराव में कमज़ोर हूं और छिपकर हमला करने में माहिर हूं। स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से निपटने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करती हूं। जब एलिस्ट्रिया ने उसके शब्द सुने तो वह मुस्कुराए, उसके चेहरे पर अविश्वास और तिरस्कार का मिश्रण था। छिपकर हमला करने में माहिर, उसने मजाक करते हुए दोहराया। एक ड्रैगन जो दावा करता है कि उसके पास सीधे लड़ने की ताकत नहीं है। ये कितना दयनीय मजाक है। अनास्तासिया ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एक सुनहरी रोशनी की चमक ने उसकी आंखों को भर दिया और एलिस्ट्रिया की मुट्ठी उसके चेहरे की ओर बढ़ गई। धमाका! जब एलिस्ट्रिया की मुट्ठी अनास्तासिया से टकराई तो धमाकेदार आवाज़ पूरे प्रांगण में गूंज उठी, या ऐसा ही लगा। मांस पर वार करने के बजाय उसका मुक्का अनास्तासिया के शरीर से साफ होकर गुजरा, जो काले धुएं के गुबार में घुल गया। दुर्भाग्य से अनास्तासिया जीवन के पेड़ के सहारे झुकी हुई थी और एलिस्ट्रिया का मुक्का प्राचीन पेड़ पर लगा। परिणामी शॉकवेव के कारण पेड़ हिंसक रूप से हिल गया और राजधानी में एक बहरा विस्फोट हुआ। पूरी एल्फ साम्राज्य की राजधानी कांप उठी, मानो सैकड़ों परमाणु विस्फोटों से मारा गया हो। प्रांगण के बाहर खड़ी विवियन ने मुंह बनाया और मन ही मन कोसने लगी। उसने कांपते शहर को स्थिर करने के लिए अपनी शक्तियों का तुरंत इस्तेमाल किया। मुझे उम्मीद है कि वह नियंत्रण नहीं खोएगी और पूरी राजधानी को नष्ट नहीं करेगी। विवियन ने तुरंत गार्ड को क्षेत्र को सुरक्षित करने और संभावित आपदा के लिए तैयार रहने का आदेश जारी करते हुए कहा। आंगन में वापस आकर एक छाया सांप की तरह जमीन पर रेंगती हुई अनास्तासिया की आकृति में समा गई, जो अब एलिस्ट्रिया से कुछ 100 मीटर दूर थी। टस्क टस्क! अनास्तासिया ने नकली निराशा में अपना सिर हिलाया, उसका स्वर शांत और चिढ़ाने वाला था। तुम अभी भी वही मांसल सिर वाले जानवर हो, जो सोचते हो कि हर समस्या को अपनी मुट्ठी से हल किया जा सकता है। एलिस्ट्रिया ने टिप्पणी का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक और हमला किया। फिर भी चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसके प्रयास विफल हो गए, क्योंकि अनास्तासिया का छायादार रूप उसके हर कदम से बच गया। आधे घंटे के अथक प्रयासों के बाद, जब पूरी राजधानी पहले से ही पूरी तरह से अराजकता में थी, एलिस्ट्रिया आखिरकार रुक गई, बढ़ती निराशा के साथ अनास्तासिया को घूरते हुए। काय! उसने चिल्लाया, अगर तुम में थोड़ी भी हिम्मत है तो इधर उधर भागना बंद करो और मुझसे लड़ो। एनास्तासिया को एलिस्ट्रिया के मजाकिया शब्दों की परवाह नहीं थी और उसने एक हैरान मुस्कान के साथ अपना सिर हिला दिया। अब जब तुम जानते हो कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, तो क्यों न हम थोड़ी बातचीत करें? उसने सुझाव दिया। एलिस्ट्रिया के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने अनास्तासिया की ओर पीट करके उसे नकार दिया। अगर तुम बात करना चाहते हो तो टिटियन से बात करो। वह अब साम्राज्य का प्रबंधन कर रही है, उसने कहा, जीवन के पेड़ के नीचे वापस बैठ गई, जैसे कि एनास्तासिया अब अस्तित्व में ही नहीं है। एनास्तासिया कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने एलिस्ट्रिया को सही करने की इच्छा को रोकते हुए कहा कि वर्तमान रानी का नाम विवियन था, टिटियन नहीं। हालांकि उसने फैसला किया कि बहस करने के प्रयास के लायक नहीं है।
मैं जिस व्यवसाय का उल्लेख कर रही हूँ उसे केवल तुम ही संभाल सकते हो, एनास्तासिया ने जोर देकर कहा और करीब आकर एलिस्ट्रिया के पास बैठ गई। एलिस्ट्रिया ने चिढ़कर अनास्तासिया की ओर देखा, उसकी मुट्ठियां हमला करने के लिए मचल रही थीं। फिर भी वह जानती थी कि अपनी ऊर्जा किसी ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए जिसे वह पकड़ नहीं सकती, इसलिए उसने उसे अनदेखा कर दिया। तुम वाकई पिछले कुछ हजार सालों में बड़ी हो गई हो। जब एलिस्ट्रिया ने उस पर फिर से हमला नहीं किया तो अनास्तासिया ने ईमानदारी से टिप्पणी की, तुम्हारा IQ 0 से 0.5 हो गया है। उसकी आवाज़ में मनोरंजन था और उसका हाव भाव एक गर्वित माँ जैसा था जो अपने मंदबुद्धि बच्चे को आखिरकार कुछ सरल समझ लेते हुए देख रही हो। एलिस्ट्रिया के माथे पर काली रेखाएं दिखाई दी और एकदम घुटने वाली आभा ने पूरे एल्फ कैपिटल को घेर लिया, जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति में भय की लहरें दौड़ गईं। बढ़ते गुस्से को भांपते हुए अनास्तासिया ने समझदारी से चिढ़ाना बंद करने का फैसला किया और मामले पर वापस लौट आए। मुझे तुमसे 2 काम करवाने हैं, उसने कहा। एलिस्ट्रिया ने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए गहरी सांस ली और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुमने जो किया उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी? अनास्तासिया ने हाथ हिलाकर टाल दिया। इतना गंभीर क्यों हो? ये तो बस एक गर्मजोशी भरा अभिवादन था, इतने लंबे समय के बाद अपने सस्ते दोस्त से फिर से जुड़ने का एक प्यारा तरीका। एलिस्ट्रिया की आंखें फड़कने लगी, उसका धैर्य खतरनाक रूप से कम होता जा रहा था। वह मुझे अपना सस्ता दोस्त कहने वाली थी, है न? एलिस्ट्रिया ने मन ही मन सोचा, अंदर ही अंदर उबल रही थी। वैसे भी, एलिस्ट्रिया के बढ़ते गुस्से को अनदेखा करते हुए अनास्तासिया ने कहा, चलो वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं तुमसे जो करने के लिए कह रही हूं वह वास्तव में तुम्हारे लिए फायदेमंद है। एलिस्ट्रिया ने उपहास किया, उसके स्वर में व्यंग्य झलक रहा था। मेरे लिए फायदेमंद? तुम, एक प्राचीन जीवाश्म, मेरे स्तर के किसी व्यक्ति को क्या दे सकते हो? अब अनास्तासिया के चुप रहने की बारी थी। प्राचीन जीवाश्म कहलाने का अपमान चुप गया और एक क्षण के लिए उसने एलिस्ट्रिया को एक और लात मारने के बारे में सोचा। हालांकि अपने उद्देश्य को याद करते हुए उसने टिप्पणी को अनदेखा कर दिया। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं, अनास्तासिया ने सहजता से कहा, कि मैं जो पेशकश कर रही हूं वह तुम्हें अपने वर्तमान स्तर को तोड़ने और पूरी तरह से नए क्षेत्र में चढ़ने में मदद कर सकती है? क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं जो पेशकश कर रही हूं वह तुम्हें अपने वर्तमान स्तर को तोड़ने और पूरी तरह से नए क्षेत्र में चढ़ने में मदद कर सकती है? एलिस्ट्रिया ने अनास्तासिया के शब्दों पर भौहें सिकुड़ी, उसकी अभिव्यक्ति में भ्रम की झलक थी। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा, उसका स्वर अनिश्चित था। एलिस्ट्रिया की हैरान नज़र पर अनास्तासिया ने अपना सिर हिलाया और अपने माथे पर थपथपाया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपने मुख्य व्यक्तित्व को जगाओ, उसने कहा। वर्तमान तुम ऐसे मामलों के लिए उपयुक्त नहीं हो। एलिस्ट्रिया ने अनास्तासिया के गंभीर हाव भाव का अध्ययन किया और कुछ देर चिंतन करने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अनास्तासिया ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, ध्यान रखा कि उसे परेशान न करे। लगभग 5 मिनट बाद एलिस्ट्रिया ने एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसके चारों ओर जो लापरवाह आभा थी वह पूरी तरह से गायब हो गई थी। इसके बजाय उसके अंदर से एक जबरदस्त प्रभावशाली उपस्थिति निकल रही थी, एक भयंकर युद्ध भावना जो लड़ाई के इरादे से भरी हुई थी। उसकी आभा की तीव्रता बाहर की ओर बढ़ रही थी, जिसने लाखों किलोमीटर चौड़े क्षेत्र को ढक लिया था। जिन लोगों ने भयानक युद्ध की मंशा महसूस की, जिनमें विवियन जैसे रैंक 6 कोर रिवॉल्वर्स शामिल थे, उन्हें दिमाग सुन्न करने वाली सनसनी का अनुभव हुआ और कई लोगों को अराजक युद्ध के मैदान के बीच में खड़े होने का स्पष्ट भ्रम हुआ। वाह वाह माँ, शांत हो जाओ, अनास्तासिया ने चिल्लाते हुए जल्दी से अपना हाथ एलिस्ट्रिया के माथे पर दबाया, युद्ध की आभा को दबा दिया, इससे पहले कि यह और तबाही मचा सके। उसके समय पर हस्तक्षेप ने एल्वेनशाइन साम्राज्य के लोगों को, विशेष रूप से रैंक 5 से नीचे के लोगों को, युद्ध के इरादे से अभिभूत होने से बचाया, क्योंकि कई लोग पहले से ही एक काल्पनिक दुश्मन से लड़ने के लिए हथियारों की तलाश शुरू कर चुके थे। बाहर विवियन, जो घबराई हुई खड़ी थी, ने राहत की सांस ली क्योंकि दमनकारी माहौल कम हो गया था। उसने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और पास के रैंक 4 कोर गार्डों की जांच करने के लिए मुड़ी। उसे निराशा हुई, उसने पाया कि वे एक दूसरे पर अपने हथियार तान रहे थे। मेरा कार्यभार निश्चित रूप से फिर से बढ़ने वाला है, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि वह अपने पद से इस्तीफा देने के बारे में सोच रही थी। आंगन के भीतर दमनकारी माहौल खत्म हो गया और एलिस्ट्रिया ने अनास्तासिया को खाली आंखों से देखा। उसने अनास्तासिया के हाथ को उसके माथे से दूर कर दिया और खड़ी हो गई। उसका व्यवहार पहले से बिल्कुल अलग था। तुम किस बारे में बात करना चाहती हो? उसने एक स्पष्ट स्वर में पूछा, जो पहले इस्तेमाल की गई लापरवाह आवाज से रहित था। अनास्तासिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने उत्सुकता से पूछा, तुम कितने समय से सो रही हो? मैं सोते समय समय का ध्यान नहीं रखती, एलिस्ट्रिया ने उसे एक तीखी नज़र से देखने से पहले जवाब दिया। बस मुद्दे पर आओ, नहीं तो मैं फिर से सो जाऊंगी।
अनास्तासिया का मुंह उसके जवाब पर फड़क उठा और वह एक शुष्क स्वर में बोली, यहाँ तक कि मैं एक ड्रैगन के रूप में जो लंबी नींद के लिए जाना जाता है, सोने के मामले में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। अनास्तासिया के शब्दों पर एलिस्ट्रिया ने अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज़ अवसाद से भरी हुई थी। जब मैं सोती हूँ तो मैं खुद को शांत रख सकती हूँ। अगर मैं जागती रही तो मैं कुछ न करने की वजह से बोरियत से मर सकती हूँ। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अपनी बोरियत दूर करने के लिए आजमा सकती हैं, अनास्तासिया ने जवाब दिया। ऐसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है जैसे कि आप आत्महत्या करने के बारे में सोच रही हों। आपको ये किसी से भी बेहतर पता होना चाहिए, एलिस्ट्रिया ने फिर से अपना सिर हिलाते हुए कहा। लाखों साल जीने के बाद मैंने पहले ही सब कुछ आजमा लिया है। मैं अपनी सीमा पर पहुंच गई हूं। मुझे लड़ना पसंद है, लेकिन मैंने सभी शीर्ष स्तरीय कोर इवॉल्वर्स के खिलाफ हजारों बार लड़ाई लड़ी है। बिना किसी बदलाव के बार बार एक ही प्रतिद्वंद्वी का सामना करना। वह चुप हो गई, एक बार फिर अपना सिर हिलाते हुए। उसका स्वर और भी ज्यादा निराशाजनक हो गया। सबसे पहले, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं, अनास्तासिया ने पलटवार किया। मैं सिर्फ 18 साल और कुछ ट्रिलियन महीने की हूँ। एक तरह से, मैं 19 साल की भी नहीं हूँ, इसलिए मैं यह नहीं समझ सकती कि तुम जैसे जीवाश्म को कैसा महसूस होता होगा। दूसरा, उसने आगे कहा, तुम्हें आलस्य करना बंद कर देना चाहिए और अपने द्वितीय व्यक्तित्व के साथ मेरी बातचीत की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि मैं यहाँ क्यों हूँ। एलिस्ट्राया ने अनास्तासिया के शब्दों से चौंक कर पलकें झपकाईं और उसे एक अजीब नज़र से देखा। 18 साल और कुछ खरब महीने की, लेकिन 19 नहीं, उसने खुद से कहा। उसे लगा कि उसका दिमाग विरोधाभासी बयान को समझने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस पर ज्यादा ध्यान न देने का फैसला करते हुए उसने इसके बजाय अपने द्वितीय व्यक्तित्व की यादों की समीक्षा करने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही सेकंड में उसने पिछले कुछ घंटों की बातचीत को छान मारा और जब वह अंत तक पहुंची तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अनास्तासिया द्वारा उसकी पिटाई के तुच्छ विवरण पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसी चीजें उसके लिए मायने नहीं रखती थीं। जो मायने रखता था वह था अनास्तासिया का उसके वर्तमान अर्चन को तोड़ने के तरीके के बारे में दावा। तुमने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए 2 काम करूं? बस मुझे बताओ, उसने आग्रह किया। उसकी आवाज़ उत्सुकता से भरी हुई थी क्योंकि वह अनास्तासिया को उम्मीद से भरी आंखों से देख रही थी। क्या आप कम से कम ये पुष्टि नहीं करना चाहते कि मैं सच कह रहा हूं या नहीं? अनास्तासिया ने पूछा। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था क्योंकि उसने एलिस्ट्रिया के अधीर व्यवहार को देखा था। कोई ज़रूरत नहीं है, एलिस्ट्रिया ने जवाब दिया। हालांकि तुम एक दुष्ट कुतिया हो, मुझे पता है कि एक पूर्वज और एक ड्रैगन के रूप में तुम्हारा अपना गौरव है और तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। ठीक है, अनास्तासिया ने घोषणा पर अजीब तरह से देखा, अपराधबोध की भावना महसूस की। उसे विशेष रूप से एक पूर्वज या ड्रैगन के तथाकथित गौरव की परवाह नहीं थी। जब तक उसके उद्देश्य पूरे हो जाते उसे सस्ती चालें चलने में कोई हिचक नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने ड्रैगन और राक्षसों के बीच युद्ध को भड़काने के लिए इवान और अन्य लोगों के साथ किया था। उसने अपना सिर हिलाया, विचार को एक तरफ धकेल दिया। इस बार उसके इरादे सच्चे थे क्योंकि उसने वास्तव में मदद करने की योजना बनाई थी। एलिस्ट्रिया ने उसे जीवन में एक नया लक्ष्य देने के लिए कहा। एक आह भरते हुए उसने अपने सामने उत्सुक योगिनी को देखा। आपने पिछले कुछ घंटों से अपने द्वितीय व्यक्तित्व की यादों की समीक्षा की है। वापस जाओ और पिछले कुछ वर्षों की जांच करो, तब तुम समझ जाओगे कि मैं क्या चाहता हूँ। एलिस्ट्रिया ने उसके शब्दों पर भौहें से कुढ़ी, लेकिन आगे कोई सवाल पूछने से परहेज किया। इसके बजाय वह अपने द्वितीय व्यक्तित्व की यादों में और गहराई से उतर गई। 5 सेकंड से भी कम समय में उसने पिछले कुछ हजार वर्षों की यादों को स्कैन किया और जब वह पिछले 2 वर्षों की यादों तक पहुंची तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। आप चाहते हैं कि मैं जीवन के पेड़ पर अपना नियंत्रण छोड़ दूं? उसने अनास्तासिया को घूरते हुए अपनी आंखें सिकुड़ते हुए पूछा। तुम चाहती हो कि मैं जीवन के वृक्ष पर अपना नियंत्रण छोड़ दूं? एलिस्ट्रिया ने अपने चेहरे पर गहरी भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। एलिस्ट्रिया के शब्दों को सुनकर अनास्तासिया ने सिर हिलाया, फिर अपना सिर हिलाया। सटीक रूप से, मैं चाहती हूं कि तुम यूटोपिया में एलिसिया की तलाश करना बंद करो और उसे जहां भी जरूरत हो जीवन के वृक्ष के प्रेत को बुलाने दो। एनास्तासिया के जवाब पर एलिस्ट्रिया की भौहें थोड़ी ढीली पड़ गईं। एलिसिया, तुम मेरे एसेंस क्लोन से बनी शैडो अनडेड के बारे में बात कर रही हो, है ना? उसने पूछा। उसका स्वर चिंतनशील था क्योंकि उसे अपने द्वितीय व्यक्तित्व की यादें याद आ रही थीं, जब इवान ने कालकोठरी के अंदर अरोरा दुनिया में उसके एसेंस क्लोन को नष्ट कर दिया था। जब उसका एसेंस क्लोन नष्ट हो गया था और शैडो पुनरुत्थान के अधीन था तो उसकी ऊर्जा का केवल एक छोटा सा हिस्सा उसके पास वापस आया। स्मृति के उस टुकड़े में उसने अपने एसेंस क्लोन को इवान द्वारा पराजित होते देखा और एक और छाया मरे हुए में बदल जाना। हाँ, अनास्तासिया ने सिर हिलाकर पुष्टि की। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी मेरी तरह जानते हैं कि आपके अलावा किसी और के लिए जीवन के पेड़ को पूरी तरह से नियंत्रित करना असंभव है।
आप इसके साथ अद्वितीय रूप से संगत हैं। भले ही आप एलिसिया को जीवन के पेड़ के प्रेत को बुलाने की अनुमति दें, लेकिन यह आपको प्रभावित नहीं करेगा। एनास्तासिया के शब्दों पर एलिस्ट्रिया चुप रही और गहराई से सोचने लगी। लगभग 1 मिनट के चिंतन के बाद उसने आखिरकार बात की। मुझे आपसे कई सवाल पूछने हैं, जैसे कि आप पिछले कुछ 1000 सालों से कहाँ थीं और उस आदमी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन इन सब के पहले। उसने रुककर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मुझे बताओ, वह मेरे सार क्लोन को एक छाया मरे हुए में कैसे बदल पाया? सार क्लोन केवल ऊर्जा के ढेर हैं जिनका कोई स्रोत या आत्मा नहीं है। उसके लिए इसे एक छाया मरे में बदलना कैसे संभव है? ये सवाल उसे बहुत परेशान कर रहा था, जबकि उसने खुद में कुछ भी गलत नहीं देखा था। ये तथ्य कि उसके सार क्लोन से बना एक छाया मरे ने उसकी कुछ यादें बरकरार रखीं और यहाँ तक कि जीवन के पेड़ को आंशिक रूप से नियंत्रित करने की क्षमता भी परेशान करने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि एलिसिया उसका एक नया संस्करण बन रही थी, इस दुनिया में उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वह ऐसी संभावनाओं से डरती नहीं थी, फिर भी वह समझना चाहती थी कि क्या हो रहा था। एनास्तासिया पूरी तरह से जानती थी कि एलिस्ट्रा ने यह सवाल क्यों पूछा, लेकिन वह इसका जवाब नहीं दे सकी। इवान द्वारा उसे माइथ्रेना और लेसेंट्रा के बारे में बताने के बाद उसने और अनास्तासिया दोनों ने निष्कर्ष निकाला था कि छाया पुनरुत्थान अधिकांश प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकता है, विशेष रूप से जब कल्पित बौने और राक्षसों पर उपयोग किया जाता है, उन 2 आकृतियों से जुड़ा था। पूरी तरह से निश्चित नहीं होने के बावजूद इवान और अनास्तासिया कम से कम 99% निश्चित थे कि इवान का माइथ्रेना से संबंध है, जो कल्पित बौने का पूर्वज एलिस्ट्रा के सार क्लोन को एक छाया मरे में बदलने की कुंजी थी। हालांकि अनास्तासिया एलिस्ट्रा को माइथ्रेना के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती थी, खासकर ये देखते हुए कि एलिस्ट्रा खुद एक योगिनी है। भले ही एलिस्ट्रा उससे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन अनास्तासिया किसी और को उसके बारे में जानने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी, क्योंकि इससे वह आदमी सतर्क हो सकता था और उसके और इवान के लिए उसे ढूंढना और भी मुश्किल हो सकता था। मैं अभी आपको नहीं बता सकती, अनास्तासिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि एलिस्ट्रा आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एलिस्ट्रा ने सिर हिलाने से पहले कुछ सेकंड तक उसे गौर से देखा। ठीक है, मैं उसे जीवन के पेड़ के प्रेत का उपयोग करने से नहीं रोकूंगी, लेकिन अगर मुझे पता चलता है कि वह इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो मैं तुरंत उसका कनेक्शन काट दूंगी। कोई समस्या नहीं, अनास्तासिया ने सिर हिलाकर सहमति जताई। और मत भूलना, तुम्हें उसकी तलाश भी बंद कर देनी चाहिए। हाँ हाँ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, एलिस्ट्रिया ने अपने हाथ को खारिज करते हुए कहा और अनास्तासिया को आगे बोलने का मौका दिए बिना उसने पूछा, दूसरी चीज़ क्या है जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो? अनास्तासिया ने एलिस्ट्रिया को भावशून्य भाव से देखा। उसे संदेह था कि एल्फ निश्चित रूप से कुछ करने की योजना बना रहा है। हालांकि चूंकि एलिस्ट्रिया पहले ही एलिसिया को जीवन के पेड़ का उपयोग करने देने के लिए सहमत हो गई थी, इसलिए उसने इसे अनदेखा करने का फैसला किया। मैं चाहती हूं कि तुम किसी को मारने में मेरी मदद करो, अनास्तासिया ने स्पष्ट रूप से कहा। हाँ, एलिस्ट्रिया उसके शब्दों को सुनकर दंग रह गई। किसी को मारना? क्या कोई ऐसा है जिससे तुम अपनी ताकत से नहीं निपट सकते? जैसे ही उसने बात की, उसके मन में एक विचार आया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या तुम आकाश को मारना चाहते हो? खुद एक प्राचीन प्राणी होने के नाते एलिस्ट्रिया अनास्तासिया और आकाश के बीच की दुश्मनी से अच्छी तरह वाकिफ थी। अनास्तासिया का आकाश को मरवाना समझ में आता है। आखिरकार अनास्तासिया की अपार शक्ति को देखते हुए एक सामान्य शीर्ष रैंक 6 कोर रिवॉल्वर को मारना भी मुश्किल नहीं होगा। केवल खुद आकाश, एल्ड्राकर और कुछ अन्य लोगों जैसे व्यक्ति ही एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश कर सकते हैं। लेकिन एलिस्ट्रिया को आश्चर्य हुआ। अनास्तासिया ने अपना सिर हिलाया और कुछ ऐसा कहा जिससे वह चौंक गई। आकाश नहीं, मैं विंटरक्लॉ को मारना चाहती हूँ। विंटरक्लॉ? एलिस्ट्रिया ने भौहें सिकोड़ी। उसकी अभिव्यक्ति उत्सुकता में बदल गई। ऐसा लगता है कि तुम्हें उससे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम उसे क्यों मारना चाहती हो? एलिस्ट्रिया की प्रतिक्रिया से अनास्तासिया खुश हुई। अगर उसने किसी और को सम्राट को मारने की अपनी योजना के बारे में बताया होता तो वे अविश्वास में चिल्लाते, ये सोचकर कि वह अपना दिमाग खो चुकी है। लेकिन इस युद्धोन्मादी को जरा भी डर नहीं लगा। उसकी समझदारी पर सवाल उठाने के बजाय एलिस्ट्रिया बस उसके मकसद के बारे में पूछ रही थी। हमारे बीच कोई नफरत नहीं है, अनास्तासिया ने समझाया, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जिसकी हमें ज़रूरत है। इसे पाने का एकमात्र तरीका उसे मारना है। हम? एलिस्ट्रिया के तीखे कानों ने तुरंत सर्वनाम को समझ लिया और उसने एक भौं उठाई। क्या तुम्हारा मतलब है कि वह कमीना विंटरक्लॉ को मारना चाहता है? एनास्तासिया एलिस्ट्रिया की समझदारी पर मुस्कुराए और एलिस्ट्रिया के नुकीले कानों को छूने के लिए अपना हाथ उठाया। तुम अभी भी पिछली घटनाओं पर क्यों अटकी हुई हो? उसने चिढ़ाते हुए कहा। क्या वे पहले से ही वापस नहीं आ गए हैं? बस इसे जाने दो। एलिस्ट्रिया ने अनास्तासिया के हाथ को दूर कर दिया। उसका चेहरा काला पड़ गया।
वह जवाब देने ही वाली थी कि अचानक रुक गई, कुत्ते की तरह एनास्तासिया के फैले हुए हाथ को सूंघने लगी। तुम्हारे शरीर पर किसी और की गंध क्यों है? तुम्हारे शरीर पर किसी और की गंध क्यों है? एलिस्ट्रिया ने अचानक पूछा, आगे झुककर कुत्ते की तरह अनास्तासिया के हाथ को सूंघते हुए। एलिस्ट्रिया के शब्दों को सुनकर अनास्तासिया के होंठ एक छिपी हुई मुस्कान में ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। लगभग ऐसा लगा जैसे वह नहीं चाहती थी कि योगिनी महिला को कुछ भी मिल जाए। क्या तुम कुत्ते हो या कुछ और? मुझसे दूर रहो, उसने जल्दबाजी में एक कदम पीछे हटते हुए कहा। हालांकि एलिस्ट्रिया ने अनास्तासिया की प्रतिक्रिया पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह उसके करीब झुकी और उसे फिर से सूंघने लगी। उसके चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी क्योंकि उसने पाया कि अनास्तासिया के पूरे शरीर में किसी दूसरे व्यक्ति की गंध थी। अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तुम मुझे मत बताओ कि तुम और वह, उसने शुरू किया। उसकी आवाज़ अविश्वास से भरी हुई थी, जैसे कि वह खुद इस संभावना को समझ नहीं पा रही थी। काश अनास्तासिया ने कोई नाटक करने की कोशिश भी नहीं की जब उसने एलिस्ट्रिया की अभिव्यक्ति देखी, जैसे कि वह उसके इस सवाल के पूछने का इंतजार कर रही थी और आहें भरी। मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं लापरवाह थी, उसने एक परेशान नज़र से स्वीकार किया, जो उसके चेहरे पर चमकती हुई एलिस्ट्रिया की आंखों में चमक से भरी हुई लग रही थी। वह आदमी पहले से पूरी तरह बदल गया है। वह मुझे एक सेकंड के लिए भी जाने नहीं दे सकता। मेरे यहाँ आने से पहले वह मुझसे ऐसे लिपटा हुआ था जैसे मैं पानी हूँ और वह मछली। मैं जहाँ भी जाती हूँ या करती हूँ, वह हमेशा वहाँ रहता है, एक ज़रूरतमंद पपी की तरह मुझसे लिपटा हुआ। अनास्तासिया ने फिर से आह भरी और अपना सिर पीछे झुकाया, कुछ उदास भाव से आसमान की ओर देखते हुए। वास्तव में मैं यहाँ इसलिए आई थी ताकि कुछ समय के लिए उससे दूर रह सकूं और ताज़ी हवा ले सकूं, उसने आगे कहा, अपनी नज़रें नीची करके एलिस्ट्रिया को देखा जिसका मुंह पहले से ही ओ आकार में खुला हुआ था। यहाँ आने से पहले मैंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को शुद्ध किया और उसकी गंध को मिटाया, लेकिन अफसोस, वह महीनों से मुझसे लिपटा हुआ है और अपनी शक्तियों के साथ भी मैं उसे पूरी तरह से हटा नहीं पाई। ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी खुशबू से मुझे चिन्हित कर लिया है। एलिस्ट्रिया ने अनास्तासिया की बातें सुनते हुए अपने दांत भींच लिए और एक पल के लिए वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई कि यह ड्रैगन महिला उसके पालतू जानवर के बारे में बात कर रही है। अपने विचारों को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए उसने धीमी आवाज़ में पूछा, आप किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं? हालांकि एलिस्ट्रिया को इस बात का पक्का संदेह था कि अनास्तासिया किसका मतलब बता रही थी, फिर भी उसने सवाल पूछा क्योंकि अनास्तासिया ने जिस तरह से इस व्यक्ति का वर्णन किया था, वह उस ठंडे भावहीन व्यक्ति से मेल नहीं खाता था जिसे वह याद करती थी। उन ठंडी आंखों को याद करते हुए एलिस्ट्रिया का हाथ उसके नुकीले कान से टकराया और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी मुड़ गई, जैसे कि वह किसी अप्रिय याद को याद कर रही हो। एनास्तासिया ने एलिस्ट्रिया के चेहरे पर अजीब भाव को अनदेखा किया और सिर हिलाते हुए जवाब दिया, क्या वाकई यह सवाल पूछने की कोई ज़रूरत है? आप पहले से ही जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। एनास्तासिया के जवाब पर एलिस्ट्रिया ने गहरी सांस ली। एक पल की चुप्पी के बाद उसने हिचकिचाहट भरी आवाज़ में पूछा, क्या आपको यकीन है कि आपसे चिपके हुए आदमी सही व्यक्ति हैं? वह रुकी, स्पष्ट रूप से असहज, और आगे बोलने का साहस जुटाने से पहले झिझकी। मेरा मतलब है, क्या आपको यकीन है कि आपने असफलताओं के बाद खुद को धोखा देने के लिए किसी अजनबी आदमी को नहीं चुना? एलिस्ट्रिया के शब्दों पर अनास्तासिया की आंखें झपक गईं और उसका चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम कह रहे हो कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूं और मैंने खुद को बेवकूफ़ बनाने के लिए सड़क किनारे से किसी को चुन लिया? एलिस्ट्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अनास्तासिया को जो नज़र दी वह वास्तविक चिंता से भरी थी, जैसे कि वह वास्तव में उसके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थी। एनास्तासिया के माथे पर काली रेखाएं दिखाई दी क्योंकि उसने एलिस्ट्रिया पर हमला करने और मुक्का मारने की इच्छा को रोका। यह महिला स्क्रिप्ट के अनुसार प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रही है? क्या उसे चौंकना नहीं चाहिए और मुझसे सब कुछ पूछना शुरू नहीं करना चाहिए? फिर मैं एक शानदार कहानी बुन सकती हूँ जो इस लाखों साल पुरानी अकेली महिला को ईर्ष्या से भर देगी। एनास्तासिया ने अपने चेहरे पर उदास भाव के साथ सोचा और महसूस किया कि दिखावा करने की उसकी कोशिश उसके द्वारा नष्ट कर दी गई। खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए एनास्तासिया ने अब एलिस्ट्रिया पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करने का फैसला किया। उसने कुछ देर के लिए किसी और को खोजने के बारे में सोचा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके किसी भी अन्य प्राचीन प्राणी के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं। संक्षेप में, उसके कोई अन्य मित्र नहीं थे। छी! अनास्तासिया ने झुंझलाहट में अपनी जीभ झटकाए एलिस्ट्रिया को दिखाने में रुचि खो दी। मैं जा रही हूँ, तैयार रहो, हम अगले 3 या 4 महीनों में विंटरक्लॉ पर हमला करेंगे। एलिस्ट्रिया अनास्तासिया के व्यवहार में अचानक आए बदलाव से चौंक गई जब वह जाने के लिए तैयार खड़ी थी। रुको, उसने उसे रोकते हुए पुकारा, तुमने मुझे मेरी वर्तमान बाधा को तोड़ने का तरीका नहीं बताया है।
और इसके अलावा मैं तुम्हारे साथ विंटरक्लॉ पर हमला करने के लिए कभी सहमत नहीं हुई। एलिस्ट्रिया के माथे पर अपनी उंगली रखते हुए अनास्तासिया के हाव भाव अपरिवर्तित रहे। विरोध मत करो, उसने कहा, क्योंकि उसकी उंगली से काली रोशनी की किरण निकली और एलिस्ट्रिया के माथे में घुस गई। एलिस्ट्रिया को लगा कि उसके दिमाग में सूचनाओं की बाढ़ आ गई है, जिससे वह भौचक्की रह गई। बिना एक और शब्द कहे अनास्तासिया ने पलटकर हल्के लहजे में कहा, जब मैं तुम्हें उसे मारने के लिए बुलाऊं तो आना मत भूलना। एलिस्ट्रिया ने अनास्तासिया द्वारा दी गई जानकारी को तुरंत समझने की इच्छा को रोका। इसके बजाय उसने अपनी आंखें खोलीं और फिर से पुकारा, रुको। उसने अपनी नज़रें सिकोड़ते हुए कहा, तुम और वह आदमी कहाँ रह रहे हो? अनास्तासिया ने चलना बंद नहीं किया, बिना पीछे देखे जवाब दिया, तुम लंबे कान वाले लोगों का वहाँ स्वागत नहीं है, इसलिए मत पूछो। एलिस्ट्रिया जवाब सुनकर दंग रह गई और लगभग पलटकर कहने लगी कि इवान के भी लंबे कान थे। हालांकि उसके द्वितीयक व्यक्तित्व की एक विशेष याद जो उसने कुछ मिनट पहले ही देखी थी, उसके दिमाग में उभर आई और उसने अनास्तासिया को चिल्लाकर बुलाया, जो पहले से ही आसमान में थी। यदि आप विंटरक्लॉ को मारने की योजना बना रहे हैं तो मुझे आपको कुछ बताना होगा। ये कुछ ऐसा है जो मुझे कुछ दिन पहले एलिसिया की खोज करते समय मिला था। अनास्तासिया ने एल्वेनशाइन साम्राज्य की राजधानी छोड़ दी और यूटोपिया के उत्तरी क्षेत्र में पहुंचने के लिए इस्तेमाल किए गए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की ओर वापस उड़ गई। जब उसे याद आया कि एलिस्ट्रिया ने उससे क्या कहा था, तो उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। क्या ये वह आदमी हो सकता है? उसने मन ही मन सोचा, उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। एलिस्ट्रिया के अनुसार कुछ दिन पहले उसे फ्रोजन मोनार्की में काम करने वाले अपने एक अंडरकवर एजेंट से एक सूचना मिली थी, विंटरक्लॉ द्वारा शासित साम्राज्य। एजेंट ने बताया कि विंटरक्लॉ से मिलने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आया था। भले ही एजेंट ने भोजन वितरित करते समय इस व्यक्ति की केवल एक झलक देखी थी, लेकिन उसने विंटरक्लॉ की उपस्थिति में जो अनुभव किया था उसके समान ही दबाव महसूस किया था। वास्तव में इस रहस्यमय व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित दबाव विंटरक्लॉ से भी अधिक था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि आकृति की रूपरेखा के आधार पर एजेंट को दृढ़ता से संदेह था कि वह व्यक्ति एक एल्फ था। जब अनास्तासिया ने ये जानकारी सुनी तो उसने तुरंत माइथ्रेना के बारे में सोचा, क्योंकि उसके अलावा वह किसी अन्य एल्फ के बारे में नहीं सोच सकती थी जिसकी इतनी शक्तिशाली उपस्थिति हो सकती है। साथ ही उसे याद आया कि इवान ने उससे क्या कहा था। उसने कुछ दिन पहले पृथ्वी पर माइथ्रेना के सार क्लोन को मिटाने के लिए शून्यता की अवधारणा का उपयोग किया था। समय को देखते हुए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह व्यक्ति अपने सार क्लोन को पूरी तरह से खोने से घायल होने के बाद विंटरक्लॉ को देखने गया था। अनास्तासिया ने खुद से सोचा और अचानक महसूस किया कि विंटरक्लॉ को मारना आसान नहीं होगा। जो बात उसे और भी परेशान कर रही थी वह थी विंटरक्लॉ की असली पहचान। उसने और इवान ने जिन सिद्धांतों पर चर्चा की थी उसके अनुसार विंटरक्लॉ का प्राइमोडियल लोली से संबंध हो सकता है, वही संबंध जो वैलेरी का था। अब जबकि उसका माइथ्रेना से भी संबंध था तो चीजें और भी जटिल हो गई थीं। यहाँ तक कि एक संभावना ये भी है कि एल्व्स के पूर्वज माइथ्रेना व्यक्तिगत रूप से विंटरक्लॉ से मिलने गए थे, क्योंकि उन्हें भी विंटरक्लॉ के प्रिमोडियल लोली से संबंध के बारे में पता था। अगर यह सच है तो विंटरक्लॉ शायद लाभ के बदले माइथ्रेना की मदद कर रहे होंगे, शायद प्रिमोडियल लोली के बारे में बहुमूल्य जानकारी। और इस तथ्य को देखते हुए कि माइथ्रेना का सार क्लोन पृथ्वी पर था, साथ ही विंटरक्लॉ के अपने लोग पृथ्वी पर वैलेरी की खोज कर रहे थे, उनका संबंध और भी मजबूत लग रहा था। वह आदमी विंटरक्लॉ काफी समय से चुप है। अनास्तासिया की आंखें सिकुड़ गईं। प्राचीन के मकबरे के उद्घाटन के दौरान वह चुप रहा, जैसे कि सुर्खियों से बचने की कोशिश कर रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि वह माइथ्रेना के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा हो? जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, अनास्तासिया की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। ऐसा लगता है कि अगर हम उस आदमी को मारना चाहते हैं तो हमें अपने शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाना होगा, उसने खुद से कहा, क्योंकि उसे फीनिक्स कबीले के बारे में इवान की योजना याद आ रही थी जो फ्रोजन मोनार्की के पास रहता था। अपने विचारों को सुलझाते हुए उसने एक गहरी सांस ली और तेज गति से आगे की ओर उड़ना जारी रखा। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अपने पीछे देखा, उसका मुंह थोड़ा सा हिल रहा था। यह महिला, उसने सोचा, अपना सिर हिलाते हुए जब उसने दूर से एक चुपके से व्यक्ति को अपने पीछे आते देखा। उनके बीच की दूरी हजारों किलोमीटर थी, लेकिन सोल रेजोनेंस के प्रभाव में अनास्तासिया एलिस्ट्रिया को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। ऐसा लगता है कि यह महिला भूल गई है कि जब चुपके की बात आती है तो पूरे यूटोपिया में मुझसे बेहतर कोई नहीं है। उस विचार के साथ अनास्तासिया की गति नाटकीय रूप से बढ़ गई और वह रॉकेट की तरह आगे बढ़ गई। अनास्तासिया को धूमकेतु की तरह आगे बढ़ते देखकर एलिस्ट्रिया ने भी अपनी गति बढ़ा दी। हालांकि उसने फिर भी काफी दूरी बनाए रखी, इस डर से कि अनास्तासिया उसे देख सकती है।
उसके चेहरे पर चंचल भाव से पता चलता है कि उसका मुख्य व्यक्तित्व ऑफलाइन हो गया था, संभवतः अनास्तासिया द्वारा उसे उसकी अड़चन को तोड़ने के बारे में दी गई जानकारी को पढ़ने में लीन था। इसका मतलब था कि अब अनास्तासिया का पीछा करने वाला उसका द्वितीय व्यक्तित्व था। अनास्तासिया टेलीपोर्टेशन संरचना की ओर उड़ती रही, इस तरह से कि उसने एलिस्ट्रा को नोटिस नहीं किया, जबकि एल्फ महिला चुपके से पीछे से उसका पीछा कर रही थी। एल्वेनशाइन साम्राज्य के शहर के बाद शहर उनके नीचे से गुजरे और कुछ घंटों के बाद अनास्तासिया अपने गंतव्य तक पहुंचने से बहुत दूर नहीं थी। फिर बिना किसी चेतावनी के वह बीच हवा में रुक गई, जैसे कि उसने कुछ खोज लिया हो, और तेजी से नीचे उतरी, एक घने जंगल के बीच में उतरी। एलिस्ट्रिया, जो उसका पीछा कर रही थी, भी कुछ दूरी पर रुक गई और उसे उत्सुकता से देखने लगी, ये सोचकर कि वह क्या कर रही है। उतरने के बाद अनास्तासिया ने जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उसमें कुछ गिरा दिया। फिर अपनी छाया शक्तियों का उपयोग करके उसने उसे पूरी तरह से छिपा दिया। समाप्त होने के बाद उसने बिना समय बर्बाद किए अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। जैसे ही वह चली गई, एलिस्ट्रिया जल्दी से वहां पहुंची। अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक इंद्रियों के साथ भी वह मौके पर कुछ भी असामान्य नहीं देख पाए। अगर उसने अपनी आंखों से अनास्तासिया को वहां कुछ छिपाते हुए नहीं देखा होता तो उसे कभी पता नहीं चलता कि वहां कुछ छिपा हुआ है। इस डर से कि अगर वह बहुत देर कर देती तो अनास्तासिया का पता नहीं चल पाता, उसने जल्दी से जमीन खोदी ताकि वह देख सके कि क्या दफन किया गया था। लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला और देखा कि वहां क्या था, उसकी आंखें चौंक गईं और उसने सहज रूप से पीछे मुड़ने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, उसकी छाया से एक पैर बाहर निकला और उसके गोल मोटे नितंबों पर एक तेज लात मारी। तुम धूर्त भी! एलिस्ट्राया अपना श्राप पूरा भी नहीं कर पाई थी कि उसे आसमान में तेजी से भेजा गया, एक शूटिंग स्टार की तरह दूर तक गायब हो गई। अनास्तासिया अपने चेहरे पर एक व्यंग्य के साथ छाया से उभरी, उसने गड्ढे में रखा रिकॉर्डिंग क्रिस्टल उठाया और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की ओर वापस उड़ गई। जल्द ही वह अपने गंतव्य पर पहुंच गई। अपनी शक्ति के एक सूक्ष्म आंदोलन के साथ उसने फॉर्मेशन की उपस्थिति को पूरी तरह से छिपा दिया। फिर उसने अपने हाथ में रिकॉर्डिंग क्रिस्टल को देखा और थोड़ा मुस्कुराए। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं उससे कुछ और लाभ प्राप्त कर पाऊंगी। अपनी योजना से संतुष्ट होकर उसने फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया, उत्तरी क्षेत्र से गायब हो गई और ड्रार्ड्स की बंद दुनिया में वापस आ गई। जिस क्षण अनास्तासिया ड्रार्ड्स की दुनिया में टेलीपोर्टेशन बिल्डिंग के अंदर फिर से प्रकट हुई, उसने एक सूक्ष्म ऊर्जा परिवर्तन महसूस किया और अपनी निगाह एक विशिष्ट दिशा में घुमाई। वह पहले से ही रैंक 4 तक पहुंचने के लिए तैयार है। उसने टेलीपोर्टेशन बिल्डिंग से तुरंत बाहर निकलने से पहले आश्चर्यचकित स्वर में बड़बड़ाया। इवान प्रशिक्षण कक्ष की ठंडी, कठोर जमीन पर लेटा था, उसकी आंखें अभी भी भ्रम और भय से भरी हुई थीं। अभी क्या हुआ? उसने धीमी आवाज में बड़बड़ाया, उस महिला ठग को याद करते हुए जिसने अभी अभी उसके पवित्र शरीर का उल्लंघन किया था। अपनी नसों को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए वह लगभग 5 मिनट तक स्थिर रहा और फिर आखिरकार बैठ गया। अपनी स्थिति विंडो खोलते हुए उसने विवरण स्कैन किया और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी, जिससे वह क्षण भर के लिए उस भय को भूल गया जो उसने पहले महसूस किया था। नाम: इवान एजरोथ। जाति: एल्थारॉन। आपकी जाति: एल्थारॉन और मूल ब्रह्मांड के बीच वर्तमान समन्वय दर 78%। रैंक: रैंक 3 का शिखर। रक्तरेखा: डूमब्रिंगर, आंशिक रूप से जागृत, तीसरा चरण। शक्ति: 13,000 चपलता: 9,000 15,000। धीरज: 25,000 30,000। शासक के अधिकार के प्रभाव के कारण जोड़ 30,000। विश्वसार: 20,000 26,000। सहनशक्ति: 10,000 16,000। बुद्धि: 9,500 14,500 जोड़ 1,450 झूठे पूर्वज शीर्षक के कारण। आदिम छाया ऊर्जा: 9,500 17,000। शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा की वर्तमान समझ: 76.5%। आत्मा की संकल्पनात्मक ऊर्जा की वर्तमान समझ: 0.8%। मृत्यु की संकल्पनात्मक ऊर्जा की वर्तमान समझ: 0.6%। बंधी हुई ज्वाला, प्रिज्मीय अग्नि। आत्मा का हथियार, विनाश का हलबर्ड। रैंक 3 के शिखर पर पहुंचने के बाद उसके सभी स्टेट पॉइंट एक बार फिर से काफी बढ़ गए थे। न केवल इतना ही, बल्कि उसके भौतिक शरीर में भी, जिसे हाल ही में ड्रैगन ब्लड फ्लावर्स का उपयोग करके मजबूत किया गया था, और भी वृद्धि हुई थी। इवान अपनी वर्तमान सीमाओं के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन उसे लगा कि अपने किसी भी कौशल का उपयोग किए बिना भी वह अब मध्य स्तर के रैंक 4 को रिवॉल्वर से पूरी तरह से मुकाबला करने में सक्षम हो सकता है। और अगर वह अपने ड्रैगन फोर्स कौशल का उपयोग करता है तो उसके लिए शीर्ष रैंक 4 को रिवॉल्वर का सामना करना भी असंभव नहीं होगा। अपनी उत्तेजना को दबाते हुए उसकी नज़र शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा की अपनी वर्तमान समझ पर पड़ी।
अब रैंक 4 कोर इवॉल्वर बनने के लिए उसे केवल इसे 100% तक बढ़ाने की आवश्यकता थी, इससे पहले कि वह अपना लॉसील बनाने के लिए तैयार हो जाए। अपने छाया भंडारण में देखते हुए उसकी नज़र कुछ शून्य क्रिस्टल पर पड़ी जो उसने अज़रागोथ दुनिया में कुछ का उपयोग करने के बाद छोड़ दिए थे। उस समय एल्ड्रिच सेना के हमले के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति के कारण इवान को रैंक 3 तक पहुंचने के लिए शून्य ऊर्जा की अपनी समझ को तेजी से बढ़ाने के लिए कुछ शून्य क्रिस्टल का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उसके बाद उसके पास निम्नलिखित रह गए: एक निम्न स्तरीय शून्य क्रिस्टल, 2 मध्य स्तरीय शून्य क्रिस्टल, एक उच्च स्तरीय शून्य क्रिस्टल। प्रत्येक प्रकार के शून्य क्रिस्टल ने निम्नलिखित लाभ प्रदान किए: निम्न स्तर शून्य ऊर्जा की समझ को 1% तक बढ़ाता है। मध्य स्तर शून्य ऊर्जा की समझ को 3% तक बढ़ाता है। उच्च स्तर शून्य ऊर्जा की समझ को 5% तक बढ़ाता है। कुल मिलाकर उसके पास मौजूद 4 क्रिस्टल उसकी समझ को 12% तक बढ़ा सकते थे। चूंकि शून्य ऊर्जा की उसकी वर्तमान समझ 76.5% थी, इसलिए उसे 100% तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त 23.5% की आवश्यकता थी। स्पष्ट रूप से उसके पास मौजूद शून्य क्रिस्टल पर्याप्त नहीं थे। हालांकि इवान के पास एक और उच्च स्तरीय शून्य क्रिस्टल था, लेकिन उसने इसे विकसित करने के लिए प्राचीन के मकबरे को छोड़ते समय रून ऑफ इवोल्यूशन के इवोल्यूशन स्पेस के अंदर रखा था। वर्तमान में रून ऑफ इवोल्यूशन के इवोल्यूशन स्पेस के अंदर 2 आइटम हैं। 1. स्कारलेट ब्लड रोज जो उसे प्राचीन के मकबरे में मिला। 2. एक उच्च स्तरीय शून्य क्रिस्टल। शुरू में उसने स्कारलेट ब्लड रोज को इवोल्यूशन स्पेस के अंदर इस उम्मीद में रखा था कि वह इसका ग्रेड बढ़ाएगा और इसका इस्तेमाल करके अपनी रक्त रेखा को पूरी तरह से जगाएगा। हालांकि पृथ्वी पर उसे पता चला कि यह फूल उसकी रक्त रेखा को जगाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अपनी रक्त रेखा को जगाने के लिए उसे रक्त रेखा विरासत चरणों के शीर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता होगी। इस एहसास के साथ उसने अब अपना ध्यान रून ऑफ इवोल्यूशन के अंदर की वस्तुओं के विकसित होने से पहले बचे हुए समय पर केंद्रित कर दिया। इवोल्यूशन स्पेस इवोल्यूशन का रून। स्कारलेट ब्लड रोज इवोल्यूशन से पहले बचा हुआ समय 1 दिन 2 घंटे 3 मिनट 45 सेकंड। हाई लेवल वॉर्ड क्रिस्टल इवोल्यूशन से पहले बचा हुआ समय 55 मिनट 32 सेकंड। सामान्य परिस्थितियों में दोनों वस्तुओं को पूरी तरह से विकसित होने में कुछ और महीने लगते। हालांकि जब इवान अज़रागोथ वर्ल्ड में मिड लेवल रैंक 3 पर पहुंच गया था तो उसके इवोल्यूशन के रून में अप्रत्याशित बदलाव आया था। पहले तो वह ये पता लगाने में असमर्थ था कि क्या हो रहा था, उसे केवल यह महसूस हुआ कि रून के भीतर एक अजीब ऊर्जा पनप रही थी। यूटोपिया में लौटने के बाद भी वह अज्ञात ऊर्जा गायब नहीं हुई और अभी भी लगातार बढ़ रही थी। हालांकि वह अभी भी इस ऊर्जा की प्रकृति को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, लेकिन इसके प्रभाव ने रून के अंदर की वस्तुओं के लिए विकास के समय को काफ़ी कम कर दिया था। एक बार जब उच्च स्तरीय शून्य क्रिस्टल विकसित हो जाता है तो यह एक पूर्ण स्तरीय स्थान और शून्य क्रिस्टल में बदल जाएगा। इवान को यकीन नहीं था कि यह नया क्रिस्टल क्या बदलाव लाएगा, लेकिन उसे उम्मीद थी कि इससे उसकी समझ कम से कम 10% बढ़ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो उसे 100% अंक तक पहुंचने के लिए केवल 1.5% और हासिल करने की आवश्यकता होगी। हालांकि यह शून्य क्रिस्टल का उपयोग करने जितना आसान नहीं होगा, फिर भी वह अपने अवशोषण के रून की शक्ति का उपयोग करके इसे प्राप्त कर सकता है। उसे बस रून द्वारा अवशोषित ऊर्जा की प्रकृति को बदलने की आवश्यकता होगी ताकि यह शून्य क्रिस्टल की ऊर्जा की नकल करे और यह हो जाएगा। उस योजना को ध्यान में रखते हुए इवान चुपचाप शून्य क्रिस्टल के पूरी तरह से विकसित होने का इंतजार कर रहा था। समय तेजी से बीत गया। अब शून्य क्रिस्टल के विकास के पूरा होने से पहले केवल कुछ सेकंड बचे थे। 5, 4, 3, 2, 1। जैसे ही इवान ने गिनती पूरी की, उसे एक सूचना मिली जिसमें पुष्टि की गई कि शून्य क्रिस्टल सफलतापूर्वक एक परफेक्ट लेवल स्पेस और शून्य क्रिस्टल में विकसित हो गया है। एक विचार के साथ उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत इसे विकास स्थान से बाहर कर दिया। एक चमकदार बैंगनी क्रिस्टल जिसके केंद्र में एक चमकदार चांदी का कोर चमक रहा था इवान के हाथ में दिखाई दिया। क्रिस्टल उसकी हथेली के आकार का 2 गुना था और एक विशाल हीरे की तरह चमक रहा था। जैसे ही इवान ने उस पर ध्यान केंद्रित किया, उसकी आंखों के सामने एक नई सूचना खिड़की दिखाई दी। परफेक्ट लेवल स्पेस और वॉर्ड क्रिस्टल। परफेक्ट लेवल स्पेस और वॉर्ड क्रिस्टल। एक वॉर्ड क्रिस्टल जो एक अजीबोगरीब विकासवादी ऊर्जा की शक्ति के तहत उत्परिवर्तित हुआ। उपयोग करने पर यह वॉर्ड की संकल्पनात्मक ऊर्जा की आपकी समझ को 10% और स्पेस की संकल्पनात्मक ऊर्जा की आपकी समझ को 5% तक बढ़ा देता है। इवान ने स्पेस और वॉर्ड क्रिस्टल के विवरण को पढ़ते हुए आश्चर्य से भौहें उठाईं। वॉर्ड की संकल्पनात्मक ऊर्जा की समझ में 10% की वृद्धि उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप थी, इसलिए वह इससे विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं हुआ। हालांकि जिस चीज़ ने उसे चौंका दिया वह थी स्पेस की संकल्पनात्मक ऊर्जा की उसकी समझ में अतिरिक्त 5% की वृद्धि।
ऐसी वस्तुएं जो सीधे स्पेस ऊर्जा की किसी की समझ को बढ़ा सकती हैं, विशेष रूप से जिस तरह से वॉइड क्रिस्टल करते हैं, अत्यंत दुर्लभ हैं। इवान ने प्राचीन के मकबरे को छोड़ने पर जो वॉइड क्रिस्टल प्राप्त किए थे, वे मकबरे के वॉइड स्पेस के भीतर हजारों वर्षों में बने थे। फिर भी उसने जितने भी क्रिस्टल पाए थे, उनमें से केवल 2 उच्च स्तरीय शून्य क्रिस्टल में ही उसकी समझ को सीधे 5% तक बढ़ाने की क्षमता थी। फिर भी अब रून ऑफ इवोल्यूशन के एवोल्यूशन स्पेस में केवल एक उच्च स्तरीय शून्य क्रिस्टल रखकर उसने एक ऐसा क्रिस्टल प्राप्त कर लिया था जो न केवल शून्य ऊर्जा की उसकी समझ को 10% तक बढ़ा सकता था, बल्कि अंतरिक्ष ऊर्जा को भी 5% तक बढ़ा सकता था। आमतौर पर इवान को अंतरिक्ष ऊर्जा का अध्ययन करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वह पहले से ही शून्य, मृत्यु, आत्मा और जीवन की वैचारिक ऊर्जाओं को समझने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। इसके अलावा भले ही वह कई वैचारिक ऊर्जाओं को पूरी तरह से समझने में कामयाब हो जाए, फिर भी वह अपनी लॉ सील बनाने के लिए उनमें से केवल एक का उपयोग कर सकता था, और उसने पहले ही शून्य ऊर्जा को अपनी लॉ सील के आधार के रूप में चुना था। शून्य ऊर्जा के लिए पहले से ही प्रतिबद्ध होने के बावजूद वह अभी भी मृत्यु, आत्मा और जीवन ऊर्जा को समझने का लक्ष्य रखता था। इसका कारण पूरी तरह से आदिम छाया क्षेत्र था। लॉ सील बनाने का अंतिम लक्ष्य कानूनों की शक्ति का उपयोग करना और उस सील को अपनी ब्रह्मपूर्ण दुनिया के साथ मिलाना है, ताकि इसे अराजक दुनिया में विकसित किया जा सके और रैंक 5 तक पहुंचा जा सके। सरल शब्दों में, कोर इवॉल्वर्स अपनी लॉ सील का उपयोग करके अपनी खुद की दुनिया बनाते हैं। इवान ने अपनी दुनिया बनाने के लिए शून्य ऊर्जा का उपयोग करने का इरादा किया। हालांकि अनास्तासिया ने उसे बताया था कि अधिकांश व्यक्तियों के विपरीत, जो अपनी विधि सील बनाने और उसे अपनी ब्रह्मपूर्ण दुनिया के साथ विलय करने के लिए केवल एक वैचारिक ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, उसके पास दूसरा विकल्प था। वह विकल्प अपने कोर के साथ एकीकरण प्रक्रिया के दौरान आदिम छाया क्षेत्र का लाभ उठाना और उसमें दूसरी विधि सील को विलय करना था। एक अर्थ में शून्य ऊर्जा और आदिम छाया क्षेत्र के माध्यम से बनाई गई दुनिया 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। लेकिन एक बार जब इवान ने आदिम छाया क्षेत्र को अपने कोर में सफलतापूर्वक एकीकृत कर लिया, तो दोनों दुनियाएं एक में विलीन हो जाएंगी। इस अनूठे लाभ का उपयोग करके अनास्तासिया ने सुझाव दिया था कि वह मृत्यु, जीवन और आत्मा की वैचारिक ऊर्जाओं का उपयोग करके छाया ऊर्जा पर आधारित दूसरी विधि सील बनाए और एकीकरण प्रक्रिया के दौरान उसे आदिम छाया क्षेत्र के साथ विलय कर दे। इवान पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था कि ऐसी विधि काम करेगी या नहीं, लेकिन वह इसे आजमाने के लिए दृढ़ था। यही कारण था कि वह मृत्यु, जीवन और आत्मा ऊर्जा की अपनी समझ को जितनी जल्दी हो सके उतना गहरा करने के लिए इतना उत्सुक था। अगर वह सफल हो जाता तो उसकी शक्ति उसी स्तर के अन्य लोगों से कहीं अधिक हो जाती। हालांकि ये कार्य अविश्वसनीय रूप से कठिन था, क्योंकि उसे आदिम छाया क्षेत्र को एकीकृत करने से पहले मृत्यु, आत्मा और जीवन ऊर्जा को पूरी तरह से समझना होगा। लेकिन इवान इस बारे में बहुत चिंतित नहीं था। अवशोषण के रून की मदद से इस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं था। विषय पर वापस आते हुए, भले ही अंतरिक्ष ऊर्जा समझ में 5% की वृद्धि उसके लिए विशेष रूप से उपयोगी नहीं थी और उसके पास इसे कानून मोहर के लिए उपयोग करने की कोई योजना नहीं थी, फिर भी यह एक लाभदायक वृद्धि थी। अंतरिक्ष ऊर्जा की बुनियादी समझ होना भी स्थानिक हेरफेर में कुशल प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय फायदेमंद साबित हो सकता है। ये देखते हुए कि हीरे जैसा क्रिस्टल उसकी शून्य ऊर्जा समझ को 10% तक बढ़ा सकता है, उसने संकोच नहीं किया। वह तुरंत बैठ गया और क्रिस्टल की शक्ति को सक्रिय कर दिया। चूंकि उसने स्पेस और शून्य क्रिस्टल के विकसित होने की प्रतीक्षा करते हुए पहले से ही अन्य शून्य क्रिस्टल का उपभोग कर लिया था, इसलिए यह एकमात्र बचा हुआ था। जिस क्षण इवान ने क्रिस्टल को सक्रिय किया, उसका कठोर, हीरे जैसा बैंगनी खोल मोम की तरह पिघलने लगा। द्रवित ऊर्जा उसके शरीर में रिस गई, ऊर्जा की एक विशाल धारा में परिवर्तित हो गई जो सीधे उसके कोर की ओर, फिर उसकी आत्मा में प्रवाहित हुई। इवान का दिमाग ऐसे गूंज उठा जैसे किसी ने उसके कानों के पास एक बड़ी घंटी बजा दी हो, और अराजक अंतर्दृष्टि की बाढ़ उसकी चेतना में भर गई। उसके चेहरे पर एक हल्का सा शिकन दिखाई दिया, क्योंकि हल्का सिर दर्द होने लगा। हालांकि वह शांत रहा, लगातार अपने दिमाग में भरी हुई गड़बड़ जानकारी को छांटता रहा। समय बीतता गया और इवान के हाथ में क्रिस्टल धीरे धीरे सिकुड़ता गया, जब तक कि वह अपने मूल आकार का आधा नहीं रह गया। क्रिस्टल का बाहरी बैंगनी खोल पूरी तरह से गायब हो गया था, पीछे एक चिकना चांदी के रंग का पत्थर रह गया था। इवान यहीं नहीं रुका और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने चांदी के रंग के पत्थर को भी अवशोषित कर लिया। जैसे ही क्रिस्टल का अंतिम भाग उसके शरीर में पिघल गया, उसके दिमाग में अंतर्दृष्टि की एक नई लहर उमड़ पड़ी। पहले के विपरीत, ये अंतर्दृष्टि शून्य ऊर्जा से संबंधित नहीं थी। इसके बजाय वे पूरी तरह से अंतरिक्ष ऊर्जा पर केंद्रित थीं। इवान के चारों ओर की हवा थोड़ी कांपने लगी और उसके चारों ओर घनी स्थानिक दरारें बन गईं। आधे घंटे तक वह भारी जानकारी को संसाधित और अवशोषित करता रहा। अंत में क्रिस्टल की शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात करने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपनी स्थिति विंडो की जांच की।
शून्य की वैचारिक ऊर्जा की वर्तमान समझ 98.5%। अंतरिक्ष की वैचारिक ऊर्जा की वर्तमान समझ 5%। अंतरिक्ष ऊर्जा समझ में वृद्धि को अनदेखा करते हुए इवान ने एक एल्ड्रिच हॉरर की लाश को पुनः प्राप्त किया और ऊर्जा भक्षण कौशल को सक्रिय किया। उसका लक्ष्य शरीर के भीतर एल्ड्रिच ऊर्जा को शून्य क्रिस्टल ऊर्जा में परिवर्तित करना था ताकि उसकी समझ को और बढ़ाया जा सके। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए समय बीतता गया। 2 पीक रैंक 3 एल्ड्रिच हॉरर्स की लाशों का सेवन करने के बाद उसने आखिरकार अपनी शून्य ऊर्जा समझ को पूरे 1.5% तक बढ़ा लिया और उसके लिए अपनी लॉ सील को संघनित करने की सभी शर्तें पूरी हो गईं।